चलिए बेटा, आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफिकल टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चे, हो जाओ तैयार बेटा कमाल देखने के लिए फ्रेंडलिच का। क्या किया, कैसे समझाया, वो आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे। वन बाय वन पॉइंट्स रखेंगे और फाइनल ग्राफ तक हम लोग जाएंगे, तो बड़े ध्यान से आपको इस लेक्चर को देखना है। तो जो टॉपिक आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। सन 1909 में 1909 में फ्रेंडलिच ने इसको एक तरीके से एनालाइज किया था, या इसके रिजल्ट को हमें बताया था। क्या कहना चाह रहे हैं बेटा जी फ्रेंडलिच, जो कि एक्चुअल है ये सबको पता था, बस उन्होंने उसको ग्राफिकली डील किया था। उन्होंने कहा था कि इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, इफ वी इंक्रीज प्रेशर, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज। ये पहले एक जनरल टर्म मानी जाती थी कि भाई प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन फ्रेंडलिच ने स्टडी किया कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। एक लिमिट के बाद जाके रिजल्ट में फिर चेंजेस आने शुरू होते हैं और यू कैन से हमारे रिजल्ट मॉडिफाई होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको समझना है, ये फ्रेंडलिच का रिजल्ट नहीं है। अगर मान लीजिए इसी में मैं टेम्परेचर के रोल को डाल दूं बेटा, कि अगर टेम्परेचर का भी इफेक्ट हम देखें तो टेम्परेचर अगर बढ़ने लगे, याद कीजिए एब्जॉर्प्शन कम होता है। इफ टेम्परेचर इंक्रीज, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज, और इफ टेम्परेचर डिक्रीज, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज। ठीक है, लेकिन आज के हमारे कंसेप्ट में, पहले कंसेप्ट में हम फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ने जा रहे हैं, और आइसोथर्म टर्म का मतलब होता है व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो फ्रेंडलिच ने क्या किया, क्योंकि दो फैक्टर है बेटा जी और हमें एब्जॉर्प्शन स्टडी करना है, तो दोनों के वेरिएबल होने से हमारे रिजल्ट गड़बड़ हो रहे हैं। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहले एक को कांस्टेंट करते हैं, दूसरे को स्टडी करेंगे, फिर पहले को कांस्टेंट रखें, फिर दूसरे के हिसाब से। यानी पहले केस में हम क्या करने जा रहे हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे एब्जॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, देखिए हुआ क्या, इनिशियल फेज में मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें कोई सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है, और हमने उसमें एक एडसोर्बेंट रख दिया, दैट इज एडसोर्बेंट। मान लीजिए सॉल्यूशन लगा लो, क्योंकि हम प्रेशर की बात करें, गैस पे ज्यादा इंप्लीमेंट होगा, आप इनको गैस के पार्टिकल लगा लो, ट्रीट देम एज गैस पार्टिकल, इसके बाद सॉल्यूशन की बात कर ले। तो क्या होगा बेटा जी, ये पार्टिकल धीरे धीरे यहां सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। तो अंदर जो है गैस के पार्टिकल्स, ये गैस के पार्टिकल कंसीडर करें हम, कम हो जाएंगे, तो इसकी बाउंड्रीज पे जो प्रेशर लगेगा वो डिक्रीज होगा। तो उन्होंने देखा कि शुरू में जब हमने कोई एडसोर्बेंट रखा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हुआ, गैस के पार्टिकल कम रह गए। कम क्यों रह गए बेटा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो गए, तो लगने वाला प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर डिक्रीज। बट आफ्टर सम टाइम प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट। अब ये जो कहानी है ये क्या है, ये समझी थी फ्रेंडलिच। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया बेटा, ये समझिए। उन्होंने कहा, मान लीजिए एक टर्म है एक्स, अमाउंट ऑफ एडसोर्बेट, इन ग्राम्स लगा लो। एम है बेटा जी मास ऑफ एडसोर्बेंट, ठीक है, ये भी हम ग्राम में लेके चलते हैं। तो उन्होंने x बाय एम टर्म का यूज किया। x क्या है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट, m क्या है, मास,
और ये है बेटा जी आपका एक तरीके से x बाय m, यानी कि मास ऑफ एड्सोर्बेट। अगर हम इसको 1 ग्राम ले लें तो मास ऑफ एड्सोर्बेट इन ऑन 1 ग्राम ऑफ एड्सोर्बेंट। ठीक है, तो x बाय m मास ऑफ गैस है जो 1 ग्राम पे एड्सॉर्ब कर रही है। ठीक है, 1 ग्राम किसका? एड्सॉर्बेंट का। अब हमने क्या किया, प्रेशर चेंज करना शुरू किया। शुरू में धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाया 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 बढ़ाते चले गए और ये देखते गए कि x बाय m की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है। तो जब उन्होंने ग्राफिकली इसको स्टडी किया बेटा, x बाय m वर्सेस प्रेशर, क्योंकि आइसोथर्म है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। शुरू में जब प्रेशर बढ़ाया तो एब्जॉर्प्शन तेजी से बढ़ा, एक लिमिट के बाद वो थोड़ा सा बेंट यानी कि थोड़ा स्लो होना शुरू हुआ और आफ्टर ए पर्टिकुलर प्रेशर इट बिकम्स इंडिपेंडेंट। तो आप समझ सकते हैं यहां पे एक तरीके से हमारे पास 3 पोर्शन बन गए, जब इंक्रीज शार्पली, इंक्रीज बट स्लोली और डज नॉट, यानी कि प्रेशर बढ़ रहा है बट x बाय m का वैल्यू इंडिपेंडेंट। ये 3 चीजें थी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया बेटा, ये P1 ये P0 इंडिपेंडेंट है आपके पास। देखिए क्या होता है, याद कीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि पहला केस तो इन्होंने ये लिया, दूसरा केस क्या लिया बेटा जी, और एक केस उन्होंने बीच में ले लिया, इन दोनों के बीच में, दैट इज, तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है, इस केस को देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर वाला केस लगा लीजिए, अगर ये बढ़ रहा है तो रेट बढ़ेगा, तो ये इस वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। अगर 0 ऑर्डर हो जाए, प्रेशर कितना भी बढ़े रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि रेट इज इंडिपेंडेंट अपॉन प्रेशर। ये वाला केस स्टडी हो गया। फिर उन्होंने एक केस बेटा जी 0 और 1 के बीच में ले लिया, P1 बाय n। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया बेटा, इसका जो इंटरमीडिएट वाला सेक्शन है इसको एवरेज लेके स्टडी करने की कोशिश की। तो क्या बना हमारे पास, x बाय m। पहला केस तो चलिए एक बार दोबारा देख लीजिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1। सेकंड केस क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0। और इंटरमीडिएट वाला केस क्या हो गया बेटा, P1 बाय। ठीक है, और उन्होंने किसको ऑब्जर्व किया, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड है बेटा जी और ये थर्ड है। उन्होंने थर्ड यानी इंटरमीडिएट वाले केस को स्टडी किया। तो अगर हम इसे समझें, x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए k p की पावर 1 माइनस n, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, बाय टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स क्या हो जाएगा बेटा, log x बाय m, नेचुरल log लेके चल रहे हैं, m इंटू n क्या आ जाएगा, log k प्लस log p की पावर 1 बाय n, क्योंकि log में m इंटू n होता है बेटा, log m प्लस log n। अब log के केस में बेटा जी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो यही जो केस है हमारा कैसा दिखाई देगा हम लोगों को, log k प्लस 1 बाय n log p। ठीक है, तो ये वो फाइनल रिजल्ट है बेटा जिसको इंटरप्रेट किया था फ्रेंडलिश, और इसके ऊपर एक ग्राफ और बनाया था। वो ग्राफ कैसा बनेगा वो देखिए आप एक बार। अब x बाय m की जगह क्या आ गया बेटा, log x बाय n। ठीक है, और log p के वर्सेस ग्राफ बनाना है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y mx बेटा और प्लस c। तो y तो क्या हो गया, x बाय m, x क्या होगा log p, तो 1 बाय n क्या होगा आपका स्लोप हो जाएगा, और log k क्या हो जाएगा बेटा, इंटरसेप्ट। और जब इंटरसेप्ट होता है तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होता, ये आप लोग जानते हैं। तो एक तो ये होगा कि ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इंटरसेप्ट है, और दूसरा क्या रिलेशन है बेटा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा बेटा जी, ये इंटरसेप्ट है, दैट इज log, और इसका स्लोप क्या बनेगा बेटा, 1 बाय।
तो अगर एग्जाम में कभी फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आपसे पूछी जाती है, इन दैट केस आपको ये दोनों ही ग्राफ बना के आने हैं और ये पूरी डेरिवेशन एक बार उनको रिजल्ट लगा लीजिए। डेरिवेशन तो क्या है, ये शो करते हैं। ठीक है, तो ये है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लेकिन यहां पे बेटा एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशन थी वो देखिए। नंबर 1, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन फिजिकल एडजॉर्प्शन। और याद कीजिए एडजॉर्प्शन दो तरीके के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। पर उन्होंने क्या माना था कि बस फिजिकल ही होता है। तो लिमिटेशन में क्या हो जाएगा बेटा, एप्लीकेबल ओनली ऑन फिजिकल एडजॉर्प्शन। Number 2, he consider only intermediate value। ये उनके ड्रॉबैक्स थे बेटा एक तरीके से। मीडिएट वैल्यू याद कीजिए, हमारे पास 3 केस थे, उन्होंने इंटरमीडिएट लेके चले थे। और 1/n है क्या बेटा जी, इट इज ए वैल्यू बिटवीन 0 to 1, इसके बीच में कहीं एग्जिस्ट। तो इंटरमीडिएट केस उन्होंने स्टडी किया था और क्या मान के चले थे कि ये फिजिकल है। ये दो ड्रॉबैक थे बेटा फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए एक बार नोट डाउन कीजिए। फिर प्रेशर की बजाय हम लोग गैस के बजाय कंसंट्रेशन वाले कंसेप्ट को भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बेटा अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यही कंसेप्ट अगर हम प्रेशर को ना देखकर कंसंट्रेशन को स्टडी करें, कैसे मैं समझाता हूं एक बार। अब मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें कोई सॉल्यूशन है बेटा, आई हैव एनी सॉल्यूशन। ठीक है, और मैं इसके अंदर एक सॉलिड एडजॉर्बेट रख देता हूं, कोई भी सॉलिड एडजॉर्बेट, ठीक है। अब क्या होगा, इस सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्ट। तो ये जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं बेटा, ये क्या करेंगे, ये इस सॉलिड पे एडजॉर्ब होने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको रेगुलरली स्टडी किया बेटा, तो हमें ये पता चला कि भाई अगर कंसंट्रेशन इनकी ज्यादा होंगी तो ज्यादा एडजॉर्ब होंगे, लेकिन अगर हम बढ़ाते जाए कंसंट्रेशन तो एक दिन ये भी वैसे ही जैसे प्रेशर का केस था इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यानी एक लिमिट तक कंसंट्रेशन आप बढ़ाओ इस सॉल्यूशन में, एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, और बढ़ाओ बढ़ेगा, एक लिमिट के बाद वो थोड़ा स्लो होगा, और आप अगर बढ़ाते चले गए कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्यूट की, तो एक दिन इंडिपेंडेंट हो जाएगा। रीजन बेटा, उस सॉलिड एडजॉर्बेट का सरफेस एरिया कवर अप हो रहा है। शुरू में वो खाली था तो रेट ज्यादा था, आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई, फटाफट एडजॉर्प्शन हुआ। अब आप बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन सरफेस एरिया कम होता जा रहा है, क्योंकि वो ऑक्यूपाई होता चला जा रहा है, तो धीरे धीरे जो रेट है वो कम हो जाएगा, और एक दिन आप कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए और ज्यादा एडजॉर्प्शन नहीं होगा, या एडजॉर्प्शन का रेट चेंज नहीं होगा। क्लियर है। तो इस कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए हमने उसी फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को यूज किया, लेकिन प्रेशर को रिप्लेस कर दिया कंसंट्रेशन से। तो क्या बन गया बेटा जी, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c की पावर 1। पहला केस जो वहां था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c की पावर 0, और अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनका इंटरमीडिएट c की पावर 1। वही 3 केस बेटा। अब प्रेशर की बजाय सिर्फ क्या ले लिया हम लोगों ने, कंसंट्रेशन, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की, वहां हम गैस की बात कर रहे थे। फिर वही बात, इसका जो इंटरमीडिएट है उसको फोकस में लिया, और फिर क्या किया, इसको स्टडी करने के लिए बेटा जी c की पावर 1/n बाय टेकिंग log बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा हमारे पास, log k। सेम रिजल्ट आएगा बेटा, प्रेशर इज रिप्लेस्ड बाय कंसंट्रेशन। क्या आ जाएगा, 1/n आगे और log c बन जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, वही y mx प्लस c स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो log x/m बेटा, c के वर्सेस हम ग्राफ बना रहे हैं,
तो देखिए log x by m और c अगेन log c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इंटरसेप्ट भी है और इंटरसेप्ट भी वही है और ध्यान से देखें तो बेटा जी स्लोप भी वही है। तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन का ग्राफ भी बेटा जी फ्रेंडलिच के ग्राफ से इन्फ्लुएंस्ड था। इसके रिजल्ट के हिसाब से ये ग्राफ बनाया गया। अगर आपने ध्यान दिया हो जब हमने फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बनाया तो बोला था कि टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो मान लीजिए अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर टेम्परेचर को बदले तो क्या फर्क पड़ेगा, तो होगा क्या बेटा, एक मिनट के लिए समझिए। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, फ्रेंडलिच वाला केस स्टडी कर रहे हैं बेटा, क्या था हमारे पास, यू कैन से x by m और p। ये मान लीजिए हमारा पहला ग्राफ आया था। मान लीजिए टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम टेम्परेचर घटाते हैं बेटा तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। तो अगर मैं टेम्परेचर कर दूं -20 डिग्री सेल्सियस तो पैटर्न तो वही आएगा लेकिन एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। अगर मैं कर दूं बेटा जी -30 डिग्री सेल्सियस तो पैटर्न तो वही आएगा। समझिए तरीका वही है, शुरू में ज्यादा फिर कम और फिर इंडिपेंडेंट, लेकिन एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर के चेंज करने से फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में ये या इस तरीके के चेंजेस आपको पाए जाते। आई है बात समझ में। तो अभी जो हमने डिस्कस किया है बेटा जी वो आइसोथर्म डिस्कस किया है। आप एक बार इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक और टॉपिक आइसोबार के बारे में आपको बताता हूं। तो नोट कर लीजिए आप, फिर मैं आइसोबार को डिस्कस करता हूं। तो चलिए बेटा, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में हमने क्या देखा था, व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जो ग्राफ बनता है बेटा उसे हम कहते हैं आइसोथर्म, व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। बट इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, जो ग्राफ बनता है बेटा उसे कहा जाता है आइसोबार। ठीक है, क्लियर है। एंड व्हेन द अमाउंट इज केप्ट कांस्टेंट, और यू कैन से x by m रिमेन्स कांस्टेंट, जो ग्राफ बनता है उसे हम कहते हैं आइसोस्टीयर। ठीक है, यू कैन से आइसोस्टीयर। तो आइसोथर्म तो हम समझ चुके हैं फ्रेंडली साहब के साथ। अब हम बात करेंगे आइसोबार, यानी कि एड्सॉर्प्शन आइसोबार को कैसे स्टडी करना होता है। तो देखिए बेटा, आज या अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एड्सॉर्प्शन आइसोबार। सीधा सा मतलब है बेटा कि इस बार हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे और टेम्परेचर को चेंज करेंगे, जबकि हमने आइसोथर्म में क्या किया था, प्रेशर को बढ़ाया था। यहां हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एड्सॉर्प्शन पर एप्लीकेबल थी, लेकिन ये जो आइसोबारिक जो ग्राफ है बेटा जी, ये फिजिकल और केमिकल दोनों पर एप्लीकेबल होंगे। तरीका थोड़ा सा अलग होगा, यू कैन से फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात हो रही है बेटा, केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेटा फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में, तो समझिए क्या होता है। ये x by m ये टेम्परेचर है बेटा, और प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तब आप समझिए बेटा कि कोई एड्सॉर्प्शन हो रहा है, हम टेम्परेचर अगर बढ़ाना शुरू कर देंगे, मान लीजिए गैस के पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें क्या होगा, रैंडमनेस ज्यादा आएगी और दे डोंट वांट टू बी सेटल्ड। तो टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे रेट ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन शार्पली डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसा ग्राफ आएगा आपके पास, टेम्परेचर बढ़ने से आपका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऐसा चला जाएगा। ठीक है, मैं इसका प्रूफ देता हूं बेटा। देखिए हम 11th में एक चीज पढ़ते हैं, दैट इज ली चैटलर प्रिंसिपल। याद है आप लोगों को ली चैटलर्स प्रिंसिपल? ये क्या कहता है बेटा
कि इफ ए रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और हम किसी भी फैक्टर को चेंज करते हैं, रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को, टेम्परेचर को, प्रेशर को, किसी को भी चेंज करते हैं, तो रिएक्शन अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाना चाहती है जहां वो चेंज नलीफाई हो जाए। यानी सीधी सी बात है भैया, ली चैटलर साहब कहना चाहते थे कि एक बार इक्विलिब्रियम आ जाए तो इसे छेड़ो मत। आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो ली चैटलर साहब कहेंगे इसको घटाओ, आप घटाओगे तो ली चैटलर साहब कहेंगे इसको बढ़ाओ। तो दैट इज ऑल अबाउट ली चैटलर्स प्रिंसिपल। क्लियर है ये बात आपको? चलिए आगे देखते हैं इस केस में क्या होता है हमारे साथ। तो अब मान लीजिए बेटा टेम्परेचर का रोल हम समझने की कोशिश करते हैं और हमें पता है एड्सॉर्प्शन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये हो गया बेटा जी ए बी, और क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हीट शुड बी ऑन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अब समझिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इट मींस आप क्या बढ़ा रहे हैं, यू आर गोइंग टू इंक्रीज हीट। अब ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई जो भी चेंज हो रहा है ना उसको नलीफाई कर दो। तो आप हीट बढ़ा रहे हैं, तो ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहेगा, इसको घटाओ। तो कौन सा ऐसा पार्ट है बेटा जहां हीट कंज्यूम हो रही है? देखिए, जब मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं तो हीट बन रही है, यानी कि रिवर्स में कंज्यूम हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आ जाएगी। तो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा। ये आपको ध्यान रखना। लेकिन किस केस की बात कर रहे हैं अभी हम? फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात। हालांकि केमिकल में भी सेम कंसेप्ट है, पर वहां एक हल्की सी मॉडिफिकेशन आ जाती है। वो क्या होती है वो समझिए बेटा। देखिए, इन केस ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बनता है और यू कैन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और जब जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है बेटा, तो हमारे पास इस तरीके के ग्राफ आते हैं, रिएक्शन। और ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड बैरियर। इसे क्या कहते हैं, ध्यान आ गया होगा आपको, क्या बोलते हैं इसको, एक्टिवेशन एनर्जी। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में बॉन्ड बनता है, यानी कि एक रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो उसे चेंज होने के लिए एक्टिवेशन चाहिए। कई बार तो वो नेचर से ले लेता है, और कई बार क्या होता है बेटा, अगर ये कम हो तो जो हीट हम देते हैं एड्सॉर्प्शन कम करने के लिए, तो ये उस हीट को used as एक्टिवेशन एनर्जी, जिससे क्या होता है, जल्दी से प्रोडक्ट बनता है। लेकिन एक लिमिट के बाद जब एक्टिवेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, फिर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो फिर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन घटेगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा बेटा केमिकल में, x/m वर्सेस टेम्परेचर, और प्रेशर क्या है यहां भी हमारे पास कांस्टेंट। तो पहले ग्राफ ऊपर और देन, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि एड्सॉर्प्शन आइसोबार में फिजिकल के लिए एक अलग ग्राफ आएगा और केमिकल के लिए एक अलग आएगा। इनमें डिफरेंस क्या है, ये देखिए, ये तो सारा ही डिक्लाइन जा रहा है। ये शुरू में इंक्लाइन देन डिक्लाइन, और इंक्लाइन क्यों, क्योंकि जो आप टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ये किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, एक्टिवेशन। जिस वजह से क्या हो जाता है बेटा, इसका जो रेट है वो शुरू में थोड़ा बढ़ता है और फिर बाद में नेचुरल बिहेवियर शो करता है, वो रेट कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये था बेटा जी एड्सॉर्प्शन आइसोबार के बारे में। अभी एक छोटा सा ग्राफ और आता है हमारे पास एड्सॉर्प्शन आइसोस्टेट का। वो क्या होता है वो देखिए। एड्सॉर्प्शन आइसोस्टियर्स, ठीक है, दैट इज स्टीयर। चलिए, अब होता क्या बेटा, यहां पर x/m रिमेन कांस्टेंट। अब एक बात समझिएगा, x/m कहीं ना कहीं क्या है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं मोटे तौर पे, जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, एक टेम्परेचर, एक प्रेशर। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा,
और अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बेटा तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा। बट हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई इसको तो चेंज ही नहीं करना, ये रहेगा कांस्टेंट। अब सोचिए, अब ग्राफ बनेगा टेम्परेचर और प्रेशर के वर्सेस। तो सोचिए अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एड्सॉर्प्शन कम होना चाहिए ना, लेकिन हम क्या कह रहे हैं भाई कम नहीं होने देंगे, यानी कि हम उसको बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ेगा, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है बेटा तो आप दूसरी तरफ से प्रेशर बढ़ाते जाइए, x/m कांस्टेंट रहेगा। सोच के देखिए, क्योंकि दोनों अपोजिट फैक्टर्स हैं। टेम्परेचर के बढ़ने से एक चीज गिर रही है, प्रेशर के बढ़ने से वो बढ़ रही है, हमें उसको हिलने नहीं देना है। हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वो तो गिराने की कोशिश करेगा। बैलेंस कैसे करें, काउंटर बैलेंस फोर्स कौन सी है, प्रेशर, प्रेशर बढ़ा दो। तो कैसा ग्राफ आया बेटा इस केस में हमारे पास, यू कैन से प्रेशर, कहीं कुछ भी ले सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और समथिंग लाइक दिस। ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर। दिस टाइप ऑफ ग्राफ बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ आइसोस्टेटिक्स। ठीक है, तो कुल मिला के बेटा अगर आपने देखे हो तो इस पूरे टॉपिक में हमारे पास खूब सारे ग्राफ थे, खूब सारी उनकी इंटरप्रिटेशन थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट पे क्या, प्रेशर पे क्या, रेट कांस्टेंट पे क्या, ये सब हमने पढ़ा। तो इससे नेक्स्ट सेक्शन में हम एक इससे भी सॉलिडिफाई जो ग्राफ है, जो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की लिमिटेशन को ओवरकम करता है बेटा, उस ग्राफ को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म।